Hello everyone and welcome back to B2 Learning. Myself Nitesh Kataria, your mathematics mentor. बच्चा आज हम स्टार्ट करें सर्कल चैप्टर का 5th लेक्चर, मतलब 4 लेक्चर हमने कंप्लीट करे, काफी सारा पोर्शन पढ़ लिया है और आज हम 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपना चलेगा भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लास्ट क्लास से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइन एंड सर्कल। अब लाइन एंड सर्कल का मतलब क्या होता है कि भाई लाइन और सर्कल के बीच में कौन कौन से रिलेशंस पॉसिबल है और रिलेशंस को कैसे फाइंड करते हैं ए, एम और सी के बेसिस पे, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा मैं हल्का सा आपको रिवाइज कर रहा हूं सो दैट हम आज के लेक्चर को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाए। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि सर अगर मैं दो फिगर्स की बात करूं जिसमें से एक तो मेरे पास सर्कल है, एक तो अपने पास सर्कल है और कोई एक लाइन है। अब हमने पढ़ा था कि सर लाइन की और सर्कल के बीच में ना 3 तरह के रिलेशंस पॉसिबल है। या तो लाइन हो सकता है सर्कल के बाहर से कहीं से चल जाए, या हो सकता है लाइन सर्कल को टच करके चला जाए, हो सकता है लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके चला जाए। 3 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक, अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि सर अगर मेरे पास जो लाइन दे रखी है और उस लाइन का इक्वेशन अपने पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो, और जो भी सर्कल अपने को दे रखा है उसका इक्वेशन अगर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो। ठीक, तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था। रिलेशन क्या पढ़ा था? लाइन और सर्कल के बीच में 3 तरह के केसेस पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। 3 केसेस की पॉसिबिलिटीज कि सर अगर सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से स्मॉलर आ रहा है, और सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से ग्रेटर आ रहा है। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से ग्रेटर आ रहा है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूं इसलिए फटाक से करा रहा हूं बस। तो 3 पॉसिबिलिटी देखी थी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बता रहा था? फर्स्ट पॉसिबिलिटी बता रहा था कि सर सर्कल के लिए जो लाइन है वो टेंजेंट होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी बता रहा था सर सर्कल के लिए जो लाइन है वो सीकेंट होगा, कट करके जाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी बता रहा था सर सर्कल के लिए जो लाइन है वो बाहर से आउटसाइड चल जाएगा, मतलब इमेजिनरी पॉइंट पर अगर कट कर रहा होगा। बात समझ आ गया? तो ये सारा पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपने पास जो आ रहा है वो टेंजेंट ऑफ किसकी बात हो रही है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। अब ना कभी भी पहले तो टेंजेंट क्या हो समझ आए। सर्कल को, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई पास हो जाए, है ना। कोई एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई पास हो जाए वो अपने पास क्या हो जाती है? टेंजेंट उस गिवन सर्कल की। कोई दिक्कत नहीं। और उस गिवन पॉइंट पर, और उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, अब यहां पे हमने क्या पढ़ा कि जब भी मैं इक्वेशन की बात करता हूं सर्कल की, टेंजेंट की, तो अपने पास ना 3 तरह की फॉर्म्स बनती है। सबसे पहली फॉर्म जो पढ़ते हैं हम लोग वो है स्लोप फॉर्म, फिर आता है अपने पास पॉइंट फॉर्म, और फिर अपने पास आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही तो हम सर्कल का, यानी कि सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। अब गिवन इंफॉर्मेशन मतलब क्या? तो यहां पे स्लोप फॉर्म का मतलब नाम से क्या पता चल रहा है कि सर स्लोप गिवन होगी शायद, है ना। मेरे को गिवन होगा सर एक लाइन है जिसका स्लोप इतना है और अब मेरे को उसका इक्वेशन बता दो कि वो गिवन सर्कल के लिए टेंजेंट हो, यही तो बोलेगा। ठीक, जैसे क्या बोल रखा है, अगर मुझे बोल रहा है कि y is equals to mx plus c is always a tangent to the circle x square plus y square equals to a square if, मतलब क्या बोला इस सवाल में? क्या दे रखा है इस सवाल में? m तो दे रखा है सर्कल का टेंजेंट, मतलब क्या गिवन है समझना। तो अगर मुझे ये गिवन है, क्या गिवन है सर? गिवन अगर मुझे है कि एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस टेंजेंट की इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं उस स्लोप का, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m दे रखा है। उसके अलावा क्या गिवन है? उसके अलावा सर्कल का इक्वेशन गिवन है। सर्कल क्या दे रखा है? सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो केस की बात हो रही है ना सर, ये एक स्पेसिफिक केस की बात हो रही है जहां पे सर्कल का सेंटर 0,0 दे रखा है और उसका जो रेडियस अपने को दे रखा है वो अपने को ए दे रखा है। मतलब ये सिर्फ केस की बात है जब सेंटर 0,0 हो तभी मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूंगा इस वाली फॉर्म से।
ठीक, क्या बन रहा है, स्लोप दे रखा है m और अपने को सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला सर टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहां से जो इक्वेशन निकलेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या निकलेगा, तो यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या टेंजेंट का इक्वेशन निकलता है सर, सीधा सीधा इक्वेशन क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है। m तो गिवन है ना, लेकिन c तो नहीं गिवन, c फाइंड करना है। और हमने ये पढ़ा था, जैसे अभी मैंने बोला भी कि सर जब भी मेरे पास टेंजेंट कब बनेगा, जब c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर हो। c स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो, c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर भाई c स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर है तो c किसके इक्वल आ रहा होगा, तो c मेरे पास आ रहा होगा इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस a, और यहां से आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। कोई तकलीफ ना, तो बस, तो इक्वेशन किसके बराबर आ गई, इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू m इंटू एक्स। अच्छा m तो गिवन है और x और y वेरिएबल है ना, x और y वेरिएबल और m गिवन है, प्लस c था जो अननोन था, और c का वैल्यू मैंने यहां से रिलेशन से निकाल दिया, सो विच इज प्लस और माइनस a टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट अपने पास आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन को जो टेंजेंट है गिवन सर्कल के लिए, जिसका स्लोप m गिवन है और बाकी चीजें अपने को सर्कल का इक्वेशन गिवन है। क्या ये बात समझ आता है, मतलब सिंपल सा कि टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूं तो 3 टेंजेंट्स की इक्वेशन बनी, जब भी, नॉट ओनली इन सर्कल, अगर मैं भी आगे पैराबोला पढ़ूंगा, फिर एलिप्स पढ़ूंगा, फिर हाइपरबोला पढ़ूंगा, सभी में अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन बात कर रहा हूंगा तो 3 तरह की इक्वेशंस बनती है, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या गिवन है, स्लोप है ना, स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी की जगह क्या आ गया, प्लस माइनस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, जो यहां पे याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक से इस पॉइंट से ऑलरेडी इसको याद रख रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ तब है जब सर्कल मुझे इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, मतलब सेंटर 0,0 है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपने अपने का, अगर ऐसा नहीं है, सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, तो फिर आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे लास्ट क्लास में सीखा था। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट फॉर्म की। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म है ना, पहले तो ये बोलना क्या चाह रहा है, समझना, जब भी मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा आगे आने वाले सारे कोनिक के अंदर ये चीज फॉलो होगी कि हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम 3 फॉर्म में फाइंड करते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा स्लोप फॉर्म, कि जहां पे स्लोप गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सीधा निकल गया। सेकंड फॉर्म में बात करते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या जाएगा कि जहां पे सर्कल गिवन है और सर्कल पर कोई पॉइंट गिवन है जहां पे टेंजेंट बनानी है, ठीक। और थर्ड हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे, वो भी कुछ ऐसा ही जाता है, जब पढ़ेंगे तब मैं बताता हूं। तो अभी के लिए मुझे क्या क्या गिवन हो रहा होगा यहाँ पे, सर एक तो हमको गिवन होगा कि सर्कल, ठीक। तो अब सर्कल अपने को गिवन है, तो कोई भी सर्कल है, मान लेते कि सर्कल है। अच्छा, सर्कल का सेंटर 0,0 होना नॉट नेसेसरी, कोई भी सर्कल का सेंटर हो सकता है, कोई भी सेंटर हो सकता है, ठीक, h, k और 0,0। और इस सर्कल पर ना कोई एक पॉइंट है ना, जो पॉइंट अपने को दे रखा है, इस पॉइंट का नाम P मान लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, पॉइंट सर्कल का सेंटर, कोई पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 वो गिवन है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि सर अगर एक सर्कल जिसका इक्वेशन दे रखा हो और उस पर एक पॉइंट x1, y1 लाई कर रहा है, तो मुझे बतानी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि इक्वेशन किसी एक टेंजेंट की जो इस पॉइंट P से पास हो। इसका मतलब है जो पॉइंट P है वो उस सर्कल के लिए या इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करे। क्या ये बात समझ आ गई, मतलब क्या, मतलब गिवन सर्कल पर गिवन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करते हुए जो टेंजेंट हम बना रहे हैं उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना चाहिए। तो पता है अपने को कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि उसके सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है, तो सर्कमफरेंस पे लाई करने वाले पॉइंट से केवल एक टेंजेंट बनेगी। तो वो जो टेंजेंट बन रही है बस उसका इक्वेशन मुझे बता दो। बात समझ आता है। तो अपने पास जो फॉर्म है, जो पूछा है, जो गिवन है, वो क्या क्या गिवन है। अपने को गिवन जो है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि हमें आइडिया लगे कि सवाल में क्या तो हमको दे रखा होगा और क्या हमसे पूछ रहा होगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या,
एक तो गिवन है हमको s यानी कि सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। तो जनरल फॉर्म मुझे सर्कल का गिवन है, एक चीज। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा पार्ट जो अपने को गिवन है वो पॉइंट P गिवन है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 मुझे दे रखे हैं और मुझे पूछा क्या है, मुझे बताना है इक्वेशन। क्या पूछा है, तो अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट की बात हो रही है, वो टेंजेंट जो x1, y1 से पास हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1, y1। तो पॉइंट P से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन पूछिए, ये चीज है। अभी कैसे फाइंड करें समझना। इसकी जो इक्वेशन बनती है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है, उसके लिए ना मुझे एक नई चीज है जो समझनी पड़ेगी या याद रखनी पड़ेगी या ब्रेन में एकदम फिट करनी पड़ेगी। क्या, तो होता ऐसा है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की बात हो रही है, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इज t इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन सीधे सीधे t इक्वल टू 0 आती है। इट्स नॉट ओनली इन सर्कल। अभी t क्या है मैं बताता हूं। अभी मैं बोलना चाह रहा हूं कि सर्कल की बात नहीं है केवल, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए जरूरी है कि जब मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पैराबोला, और वहां पे हम बात करेंगे कि सर जो पॉइंट है वो पैराबोला के सरकमफेरेंस पे आ रहा है, उसकी बॉडी पर, उसके ऊपर आ रहा है कहीं, है ना, उसकी बाउंड्री पर आ रहा है। तो अगर बाउंड्री पर पॉइंट आ रहा है यानी कि सरकमफेरेंस पे पॉइंट आ रहा है, तो वहां से टेंजेंट जो बनाएंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो भी आंसर आएगा t इक्वल टू 0। सेम अगर मैं एलिप्स की बात करूं कि पॉइंट है जो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, अब मुझे उस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन क्या आएगी सर, t इक्वल टू 0। मतलब सब में इक्वेशन क्या आती है, अगर पॉइंट उस बाउंड्री के ऊपर यानी कि सरकमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0। अब पॉइंट आता है कि सर t क्या है, वो मैं समझा देता हूं। अब वो ऐसे समझो कि जब भी हमें जनरल फॉर्म दे रखी हो किसी भी कोनिक की, जैसे मान लेता हूं कि ऐसी कोनिक है, अब कोनिक है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx इंटू y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ा है कि हमेशा ध्यान रखना जब भी कोनिक की बात करें तो हमेशा कोनिक का जनरल इक्वेशन ऐसा ही दिखता है एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पे a का b का g का जो भी रिलेशन होता है उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि वो जो शेप है, ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सी शेप को बता रहा है, ये कर्व सर्कल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है, वो कौन बताएगा, वो यहां से ए बी और एच की इक्वेशन बताएगा। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में मुझे पता है कि सर हमेशा ए और बी जो आते हैं वो इक्वल आते हैं और वो 1 के इक्वल आते हैं। सिमिलरली एच का वैल्यू जो आता है वो हमेशा 0 आता है। तो जब भी a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 और h का वैल्यू 0 जाए, मतलब ये जो इक्वेशन बना रहा होगा ये क्या बनाता है, ये सर्कल बनाएगा। सिमिलरली ऐसे एलिप्स के लिए और पैराबोला और हाइपरबोला के लिए भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पता चल गया कि हर कर्व का, हर कोनिक का जो जनरल इक्वेशन होगा वो ऐसा दिखेगा, जिसमें कोई कंडीशन के हिसाब से मेरे पास फिल्टर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी। ठीक, चलो अब यहां पे जब भी मेरे पास कोनिक की फॉर्म में, यानी कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, कर्व का जनरल फॉर्म दे रखा है, और मैं t इक्वल्स टू 0 की बात करूं, तो जैसे दो चीजें आती है और दोनों में से एक चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पिछले एक टॉपिक जब हमने पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, तो हमने क्या किया था, हमने S1 निकाला था और S1 की वैल्यू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से बताया था कि पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आउटसाइड या इनसाइड आएगा। बात समझ आया? तो वहां पे जब भी मैं, दो चीजें होती है, एक S1 होता है और एक T होता है। तो जब भी S1 की बात आए, तो आप सीधे सीधे क्या करा करो, ये समझ जाया करो कि सर S1 आ रहा है, इसका मतलब ये कि सर्कल की इक्वेशन में जहां भी x है उसको लिख दो x1 और जहां भी y है उसको लिख दो y1, है ना। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन जाएंगे, x1 और y1। तो इसकी वजह से जो S1 इक्वेशन बन रही थी वो क्या बनेगी, अब सर S1 अपने पास आ जाएगा a इंटू x1 का स्क्वायर
प्लस बी इंटू y1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू x1, x की जगह क्या आ जाएगा x1, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f इंटू y की जगह क्या आ जाएगा y1, प्लस 2 टाइम्स ऑफ h इंटू xy और x की जगह x1, सिमिलरली y की जगह y1 और प्लस कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म अपने पास बनती है क्या s, है ना, s इक्वल टू 0 भी नहीं करेंगे, ये बस s आ गया, है ना। तो s का वैल्यू अपने पास, s1 का वैल्यू अपने पास ये आता है, यानी कि जब भी s अपने को कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा हो और s1 कहीं यूज आ रहा है, तो s1 का मतलब सेल्फ अंडरस्टूड समझ जाना कि जब भी मैं s1 बोल रहा हूं मतलब शायद x को x1 और y को y1 रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो s1 थी। बात समझ आ गया। और ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि x1 कांस्टेंट, x2 कांस्टेंट, a b c f g h तो वैसे भी कांस्टेंट थे, तो सब कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब नंबर्स की बात हो रही है, तो इसका रिजल्ट इक्वेशन नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो s1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। बात समझ आ गया। और उसी से तो मैंने पॉइंट की पोजीशन बताई थी, तो ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली जब मैं s की जगह t की बात करूं तो वहां पे हमने क्या ध्यान रखना होता है, जब भी s की जगह हम लोग अगर t की बात करते हैं तो t में जो सब्स्टिट्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है और वो समझ लेते हैं। t के केस में सब्स्टिट्यूशन ऐसा आएगा सर कि जहां भी अपने को x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या क्या दिखेगा, x स्क्वायर, y स्क्वायर, x y, x इंटू वाई और कांस्टेंट, यही तो दिखेगा। तो जहां भी x स्क्वायर दिख रहा है सर उसे लिख दो x इंटू x1, है ना। x1 तो x1 बाय 1 क्या पॉइंट है, वो तो अपने को गिवन ही होता है, एक तो सर का s दे रखा है और इसके साथ साथ में p दे रखा है अपने को x1 y1, वहीं से तो s के लिए s1 और y1 आए थे, तो ये अपने पास आ गए, ठीक। तो x स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर दिया, x इंटू x1। सिमिलरली अगर y स्क्वायर की बात करूं तो y स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, y इंटू y1, जैसे x स्क्वायर x इंटू x1, y स्क्वायर y इंटू y1। अब जब अपने पास x आएगा तो x को क्या लिखेंगे, ओनली x जब आ रहा है, x स्क्वायर नहीं ओनली x, तो जब ओनली x दिख रहा है तो उसको लिख देंगे x प्लस x1 अपॉन 2, x प्लस x1 अपॉन 2। अच्छा, इसके अलावा अगर अपने को ओनली y दिख रहा है तो ओनली y का क्या कर देंगे, जैसे x का लिए करा वैसे y के लिए, तो y के लिए y प्लस y1 अपॉन 2, ठीक। अब उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, x इंटू वाई। अब x इंटू वाई का के केस में क्या करेंगे, x इंटू वाई को लिख सकते हैं x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 अपॉन 2, और कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? ये सब्स्टिट्यूशन से दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, जब भी t की बात हो रही है वहां पे हमने क्या करना है, s वाली इक्वेशन में जहां x स्क्वायर लिखा है वहां पे x स्क्वायर को x इंटू x1, y स्क्वायर को y इंटू y1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2 और x इंटू y को x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 अपॉन 2 लिख देंगे, और ये मेरे पास आ जाते हैं जनरल सब्स्टिट्यूशन, और कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है। तो यानी कि मुझे ये समझ आया कि सर इन सब सब्स्टिट्यूशन के बाद में जो t का वैल्यू अपने पास निकल के आ रहा है वो कितना आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो a इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू x1 प्लस b इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y इंटू y1, ये सब्स्टिट्यूशन से जो याद रखने, प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू x। सर x की जगह अपने पास आ जाएगा x प्लस x1 अपॉन 2। वो अलग बात है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन ऐसे चलेंगे। सिमिलरली अगर मैं 2f(y), y की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस, वापस से y की जगह आ जाएगा y प्लस y1 अपॉन 2, अभी भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो वो हो जाएगा, वो अलग बात है। प्लस अपने पास क्या आ रहा है 2hxy, सर xy की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह xy की जगह x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 अपॉन 2, ये अपने पास x इंटू y, और बचा क्या, बचा कांस्टेंट c, और ये मेरे पास आ गया t नॉट इक्वल टू 0, बस ये तो t का वैल्यू है। अब t इक्वल टू 0 रखना है कि 7 रखना है कि s स्क्वायर रखना है कि s1 रखना है, वो सब तो क्वेश्चन की इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ आ गया? तो जब भी t लिखा हुआ है मतलब मुझे ये सारे सब्स्टिट्यूशन गिवन इक्वेशन s में करना है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये पॉइंट आ जाएगा जहां पे p x1 y1 फिक्स है जो गिवन है, और s अपने को फिक्स है जो गिवन है, और वहां से मेरे पास t का इक्वेशन बन गया। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया अभी कि हर वो कर्व के अंदर जब भी टेंजेंट की इक्वेशन की बात आएगी जहां पे t पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है तो t बराबर 0 ही आएगा, और भी इसके अलावा भी t कहीं कहीं यूज आएगा, तो अपने को t समझ आना चाहिए। बात क्लियर?
अब ये आ गया, तो अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो क्वेश्चन अपने पास क्या था सर, पॉइंट अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट लाकर x1 y1 तो टेंजेंट का इक्वेशन आता है t इक्वल टू 0। ठीक, अब t इक्वल टू 0 का मतलब सर, t इक्वल टू 0 का मतलब वही कि t किसके बराबर है, रिप्लेसमेंट्स करो सर यहां से, तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा y इंटू y1 प्लस 2gx, तो 2gx की जगह क्या आ जाएगा सर, यहां से 2gx, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। ठीक, फिर अपने पास सिमिलरली 2fy, और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह अपने पास आ रहा है y प्लस y1 अपॉन 2, अगेन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, और क्या बचा अपने पास, हाँ भाई 2gx 2fy प्लस c, अच्छा c यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करना है, तो प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी ये जो मेरे पास फॉर्म निकल के आ रही है ना, ये जो अपने पास निकल के आ रहा है t तो आ ही गया, और t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बन गया। ये जो आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो भी मैंने इतना सारा समझाया उसका जो सार निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इज t इक्वल टू 0, एंड व्हेनेवर वी नीड t वी नीड टू पुट दी सब्स्टिट्यूशंस। क्या ये बात क्लियर, आराम से इसको भी नोट कर लो, देख लो, ये सब्स्टिट्यूशन समझ आ गए, तो जब भी मेरे पास इसकी इक्वेशन की बात आई तो क्या आ गया, t इक्वल टू 0, और ये हमने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली परफेक्ट। आगे बढ़ जाए, चलो अब पॉइंट फॉर्म अपने पास हो गया है ना, पहले स्लोप फॉर्म पढ़ा, पॉइंट फॉर्म पढ़ा, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, तो मैंने कहा था कि 3 तरह की फॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, तो 2 फॉर्म हो गई, ये तीसरी फॉर्म आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है सिंपल सा, जो भी मतलब पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में सच कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। अगर समझो, अगेन मुझे क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, अगेन अपने को क्या दे रखा है कि सर्कल पर कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अभी जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम रख लेता हूं वापस से P। अभी सर्कल पे जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को पॉइंट फॉर्म में कैसे दे रखे थे, x1, y1। अगर ये मेरे पास पॉइंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे तो कैसे दे रखा होगा, तो यहां पे अपने को दे रखा होगा h प्लस, क्या पढ़ा है हमने, h प्लस a cos थीटा, यानी कि r cos थीटा, तो h प्लस r cos थीटा, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाता है, k प्लस r साइन थीटा। यही तो हमने पढ़ा है सर, जब भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अब सेंटर अगर 0,0 होगा तो h और k की जगह 0 आ जाएगा, तो यहां पे केवल r cos थीटा r साइन थीटा आ जाएगा। अगर सेंटर मेरे पास h, k होगा, अगर सेंटर अपने पास h, k होगा तो ये क्या बन जाएगा, h प्लस r cos थीटा, k प्लस r साइन थीटा। तो जैसा भी फॉर्म दे रखा है, बस इतना पता चला कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अब की बार कार्टेशियन फॉर्म में ना दे करके पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, और अभी अपने से पूछा टेंजेंट का इक्वेशन। क्या ये बात समझ आ गया, तो पॉइंट फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना सा है, वहां पे पॉइंट x1, y1 दे रखा होता है, यहां पे पॉइंट अपने को जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। मतलब मुझे क्या गिवन होगा सर, एक तो अपने को s दे रखा होगा, अब s जो है वो अगेन उसी फॉर्म के अंदर होगा जो भी फॉर्म अपने पास स्टैंडर्ड है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। इसके अलावा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे सर, h r cos थीटा k प्लस r साइन थीटा, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, उसी की तो बात हो रही है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये अपने पास आ गया। अब अगर मेरे से पूछा जाए सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो, अब अगर अपने से पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है सर, अपने से इक्वेशन पूछी जा रही है टेंजेंट की, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P की बात करूं, तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है सर, ये इक्वेशन अपने पास आ जाती है t इक्वल्स टू 0, यानी कि अभी अभी जो पढ़ी थी सेम इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, यानी कि पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों में टेंजेंट का इक्वेशन सेम। अगर पॉइंट सरकमफरेंस के ऊपर है तो टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल 0। अब बात करेंगे अगेन t क्या था सर, वही सारे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बस अब की बार क्या ध्यान रखना है, अब की बार ध्यान अपने को ये रखना है कि जहां पे मैं x1 लिख रहा था वहां पे x1 की जगह आ जाएगा h प्लस r cos थीटा, और जहां पे मैं y1 लिख रहा था वहां पे y1 की जगह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k प्लस r
साइन थीटा। इसके अलावा कोई चेंज, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं। तो ये मेरे पास आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? तो पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म दोनों सेम। फर्क कितना है? पॉइंट फॉर्म के अंदर पॉइंट अपने को कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि x1, y1 में दे रखे हैं, और अगर अपने पास, अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं तो वहां पे पॉइंट अपने को पैरामीट्रिक फॉर्म में यानी कि h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा की फॉर्म में गिवन है। तो दोनों केस में टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल 0, बट जो पॉइंट है, जो याद करने का, जो समझने का, ब्रेन में रखने का, ये कि हमेशा ये जो इक्वेशन बन रही है t इक्वल टू 0 कब बन रहा है? जब पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से देख लो, नोट कर लो। हो गया नोट? तो आगे बढ़ जाते हैं सवाल की तरफ, जिसमें से सवाल अपने पास आ रहा है, सर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अभी सर्कल मेरे पास इतना तो है कि सेंटर 0,0 नहीं है ना, कोई अलग सेंटर वाला सर्कल है, और एट 4,-1, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे दिया कि सर यहां पर बनाना है। तो जब भी मेरे को पॉइंट अगर दे दिया गया है ना, पॉइंट अगर दे दिया गया है, इसका मतलब क्या बात हो रही है? इसका मतलब पॉइंट फॉर्म की बात हो रही है। अब पॉइंट फॉर्म की बात आएगी तो इक्वेशन सीधे निकल के क्या आ जाएगी? तो मैं इतना बोल सकता हूं कि जो मुझे इक्वेशन चाहिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट अपने को चाहिए कहां पर, कौन सी टेंजेंट चाहिए? सर अपने को चाहिए एट 4,-1 इस, अब ये इक्वेशन क्या है? सर ये तो एकदम याद है, साथ के साथ क्या आ जाएगी इक्वेशन? सर इक्वेशन अपने पास आ रही है t इक्वल्स टू 0, यही तो आएगा। क्या इक्वेशन आएगा? t इक्वल्स टू 0। ठीक, जहां पे x1 का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? सर x1 का वैल्यू अपने को मिल रहा है यहां से 4, और अगर y1 की बात करूं तो y1 किसके इक्वल आ रहा है? सर y1 आ रहा है -1, यही आ रहा है। तो अब t इक्वल्स टू 0 निकाल दो। अब t इक्वल्स टू 0 के सब्स्टिट्यूशन मुझे याद है, मैं एक बार के लिए लिख दे रहा हूं आपके रिवीजन के लिए। क्या रिवीजन के लिए मैंने पढ़ा कि सर जहां भी अपने को, यहां पे लिख दे रहा हूं कहीं कि क्या क्या सब्स्टिट्यूशन थे। सर जहां भी अपने को x स्क्वायर दिख रहा है उसे हम लिख देंगे x इंटू x1, यही आएगा। सर जहां भी अपने को y स्क्वायर दिख रहा है उसे क्या लिख देंगे? y इंटू y1, यही आएगा। जहां भी x अपने को दिख रहा है उसे हम लिख देंगे x प्लस x1 अपॉन 2, और जहां भी y हमें दिख रहा है उसे हम लिख देंगे y प्लस y1 अपॉन 2। ठीक, जहां पे x1 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू -1 है। तो अब यहां से इक्वेशन लिखो। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिख रहा होऊंगा तो क्या इक्वेशन बन के आ रहा है ये समझ लेते हैं। तो अब जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या आ रहा है? t इक्वल्स टू, अब t किसके बराबर है समझना, तो अब रिप्लेस करो भाई, x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, और x1 का वैल्यू 4, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू x प्लस y स्क्वायर की जगह y इंटू y1, तो y1 का वैल्यू कितना? -1, y1 का वैल्यू कितना? -1, तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास? तो यहां से एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं, तो y इंटू -1 यानी कि ये आ गया, प्लस अपने पास क्या जा रहा है? -30 इंटू x, -30x है, तो -30 इंटू x, और x की जगह क्या लिखते हैं? x प्लस x1/2, तो x प्लस x1 कितना है? 4, तो x प्लस 4 अपॉन 2, यही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद के अंदर क्या जा रहा है अपने पास? प्लस 6y, अब y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह y प्लस 1/2, तो यहां से अपने पास y प्लस y1 कितना जा रहा है भाई? तो y और y1 का जगह -1, तो y -1 अपॉन 2, और प्लस अपने पास जो बच गया कांस्टेंट नंबर 109, तो प्लस 109, ये अपने पास आ गया t। अब इक्वेशन किसके इक्वल आता है? t इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन t इक्वल टू 0 है, तो दिस इक्वल्स 0, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका बेसिक कैलकुलेशन कर लो। तो यहां से अपने को जो निकल के आ रहा है इक्वेशन, वो निकल रहा है अपने पास 4x माइनस वाई। ठीक, 4x माइनस वाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना बच रहा होगा? -15 बच रहा होगा, तो ब्रैकेट भी ओपन कर दो, तो -15x -15 इंटू 4, तो कितना आ रहा है? -60। अब यहां से कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 3, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो कितना जा रहा है? +3y और -3 प्लस 109 एंड दैट इक्वल 0, यही आएगा। तो फाइनल इक्वेशन लिख दो कायदे से, तो 4x माइनस 15x, तो 4x माइनस 15x यानी कि सर माइनस ऑफ 11x। ठीक, -y प्लस 3y, तो -y प्लस 3y कितना आ गया सर? +2 टाइम्स ऑफ y। ठीक, अच्छा, इसके अलावा x हो गया, y हो गया, अब कांस्टेंट बच गया। अब कांस्टेंट क्या जा रहा है? देखो यहां से -60 -3 -63 प्लस 109, तो 109 -63, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा प्लस के अंदर 6, और यहां से अपने पास आ जाएगा 4, तो 46 एंड इक्वल्स टू 0।
और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो इक्वेशन अपने को मिलनी चाहिए वो शायद ऐसा कुछ मिल रहा होगा कि -11x + 2y + 46। देखो ध्यान से, ठीक है। अभी ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन अगर मैच करें तो -11x + 2y + 46 डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा। अच्छा, ये कैलकुलेट, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 11x लिखा हुआ है, दिस इज नॉट 1x, दिस इज 11x। अब 11x है तो फिर ऑप्शन मैच करें तो क्या जा रहा है, इसका अगर सब कुछ ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 11x - 2y - 46 = 0, और मैच करो यहां से जा रहा है 11x - 2y - 46 = 0, तो मतलब करेक्ट आंसर अपने को मिल गया। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? आराम से देख लो। तो ये क्या था अपने पास, ये पॉइंट फॉर्म था, पॉइंट दे रखा था, और पॉइंट अगर दे रखा है पॉइंट फॉर्म में तो इक्वेशन क्या बन जाता है, t = 0। अब t = 0 के बेसिक सब्स्टिट्यूशन हमको पता है, तो सारे सब्स्टिट्यूशन हमने इक्वेशन में करे, रिजल्टेंट अपने पास आ गया, और ये करेक्ट आंसर था। मार्क करा और मार्क करके बढ़ गए अगले सवाल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये मतलब क्या बोले, समझना आराम से। अपने से पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये एक सर्कल अपने को दे रखा है और इस सर्कल के लिए टेंजेंट पूछा है। अच्छा, वो टेंजेंट के बारे में क्या बोल रखा है, दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। ये जो लाइन दे रखा है, मतलब इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी जो सर्कल का टेंजेंट आ जाए वो अपने को बताना है। तो कैसे करें? अब ऐसे समझना कि अगर लाइन इसके पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर जाएगा, है ना। अगर लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या जाएगा, बराबर स्लोप जाएगा। तो अगर स्लोप बराबर है, यानी कि मैं बोल देता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 4x + 3y + 5 = 0। जब भी कोई लाइन अपने को दे रखी है और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या बनेगा, वो इक्वेशन बन जाएगा s 4x + 3y + λ = 0। अरे यही तो बनता है, ध्यान करो कि जब भी मैं किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनाने की बात करता हूं तो बस कांस्टेंट में चेंज आ जाता है। तो कांस्टेंट में चेंज आ गया तो +5 की जगह लैम्डा आ गया, बाकी एज इट इज है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम कुल मिला के लैम्डा फाइंड करना, बाकी कुछ नहीं, यही तो बनेगा। तो अगर ये मुझे पता चल गया लाइन का इक्वेशन ये आ गया, अब अगर लाइन का इक्वेशन ये आ गया तो मतलब मेरे को क्या पता चला, तो लेट द टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल बी 4x + 3y + λ = 0। मतलब अभी ये जो लाइन बना ना, इसी को मान लेते हैं कि सर्कल का इक्वेशन है और इसमें बस लैम्डा निकाल देते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना, कि हमें सर्कल दे रखा है और मैं एक लाइन दे रखी है और बोला इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट बता दो। तो होगा कैसा, जैसे अगर मैं डायग्राम से बात करूं तो ये सर्कल जा रहा होगा, है ना, और इस सर्कल के अलावा क्या दे रखा हो, कोई एक लाइन जा रही होगी, ये वही लाइन है जो अपने को गिवन है। अब इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट बनानी है। अब इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट तो कुछ ऐसे बनेगी कि इस लाइन के पैरेलल और सर्कल्स के लिए टेंजेंट बन जाए। तो क्या करा, मैंने इस लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करी। अब मुझे पता चला सर इस लाइन का इक्वेशन जो गिवन है अपने को, ये गिवन है 4x + 3y + 5 = 0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x + 3y + λ = 0। अभी लैम्डा बस निकालना है। क्या ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत ना सर, यहां तक का पार्ट हो गया। अब लैम्डा कैसे फाइंड करें? सर अभी ये जो इक्वेशन अपने पास आता है ना, जो हमने पढ़ा था कि स्लोप फॉर्म पढ़ा, तो y = mx + c, और c की जगह हम लोग पुट कर देते हैं +- a √1 + m²। लेकिन वो तो कब था, वो पॉइंट फॉर्म हमने जो पढ़ा, ये जो पॉइंट फॉर्म अपन ने पढ़ा, ये पढ़ा पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में क्या पढ़ा भाई, इक्वेशन तो आती है अपने पास, लेकिन ये कब जाता है, जब जो सर्कल मेरे को दे रखा है वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। ये मैंने तब भी बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सर्कल हुज सेंटर इज 0,0। अब इस सवाल पे आ जाता हूं। अब जो सवाल अपने को दे रखा है, क्या सवाल, इस सवाल का सेंटर 0,0 है, इस सर्कल का सेंटर 0,0 है? नहीं है। इसका मतलब वो तो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। अब डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर दो ही तरीके, या तो मैं क्या करता हूं, इनका सॉल्यूशन निकालूं कि यहां से y उठाऊं, इस इक्वेशन में पुट करूं, सॉल्व करूं वहां से, और सॉल्व करने के बाद d को = 0 कर दूं। एक तरीका ये बनता है। दूसरा तरीका क्या बनता है कि मैं यहां से रेडियस निकाल लूं, है ना। दूसरा तरीका क्या बनता है, रेडियस निकाल लूं, और मुझे ये पता है कि सर इस सेंटर
और इस लाइन के बीच का, ये जो लाइन टेंजेंट बनेगी, लाइन और टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर आना चाहिए सर? रेडियस के बराबर आना चाहिए। हमने पढ़ा भी है लाइन एंड सर्कल में, तो बस वो कंडीशन लगा दो। अब वो कंडीशन लगा दो तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो रेडियस चाहिए और सेंटर, सर्कल का सेंटर चाहिए। तो जो जो चाहिए वो मैं फाइंड कर लेता हूं। तो मैं बात कर लेता हूं रेडियस। रेडियस से पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं सेंटर, जिसका नाम मैंने ओ रख दिया है, अब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो सर सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने को पता है किसके इक्वल आ जाता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ आता है, जो किसके इक्वल आ रहा है सर? यहां से निकालो x के कोफिशिएंट का नेगेटिव का हाफ, तो -6 के कोफिशिएंट का नेगेटिव, -6 का नेगेटिव का हाफ मतलब 3, कॉमा सिमिलरली y के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, तो 4 के नेगेटिव का हाफ कितना आ गया? -2। तो ये तो सेंटर निकल के आ गया, सेंटर आ गया। अब क्या चाहिए था सर? अब रेडियस चाहिए। तो रेडियस किसके इक्वल है सर? रेडियस अपने पास आ जाएगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तो रटा हुआ है, रटा हुआ है, तो निकाल दो रेडियस। तो रेडियस निकालो, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -2 स्क्वायर इज 4 माइनस सी। सी का वैल्यू ढूंढो भाई, सी का वैल्यू कितना दे रखा है? -12। तो यहां पे आ गया प्लस -12। अब 9 प्लस 4 13 प्लस 4 25, कितना आ गया? √25। √25 आ गया। तो रेडियस का वैल्यू कितना निकल के आ गया? रेडियस का वैल्यू सर यहां से जो मिला वो मिला रेडियस 5 के बराबर, और सेंटर मुझे मिले 3, -2 के बराबर। आराम से देख लो, आराम से देख लो। मुझे पता चला कि सर लाइन का इक्वेशन ये बन गया, लैम्डा की फॉर्म में निकाल दिया। सेकेंड, अब मुझे पता है कि सर लाइन और सेंटर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, बिकॉज लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। परफेक्ट, परफेक्ट। अब उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना था? रेडियस और सेंटर। तो रेडियस निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, कोई तकलीफ ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे बस अब ये डिस्टेंस कंपेयर करना है। तो जो जो चीजें हैं उसको मैं एक जगह पे लिख लेता हूं। तो सबसे पहले तो लाइन, तो लाइन का जो इक्वेशन निकल के आया वो अपने पास कितना आ रहा है सर? लाइन का इक्वेशन आ रहा है 4x + 3y + लैम्डा। तो यहां से लिख लेते हैं। तो लाइन का इक्वेशन अपने पास आ गया 4x + 3y + लैम्डा। ठीक, अब अपने को सेंटर के कोऑर्डिनेट, सर सेंटर और रेडियस, तो रेडियस तो हमने निकाली थी 5 और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करे थे 3, -2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -2, तो ये भी लिख देते हैं। तो ये अपने पास आ गया 3, -2 सेंटर, रेडियस और एल। अब अपने को पता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड रेडियस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन इज इक्वल्स टू रेडियस। मतलब मेरे को ये पता चल गया सर, मेरे को ये पता चल गया सर कि डिस्टेंस जो आ रहा है, डिस्टेंस भी बोलता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल एंड ओ इक्वल्स टू रेडियस आर। यही तो आएगा, एल एंड ओ के बीच का डिस्टेंस जो किसके इक्वल आ रहा है? रेडियस आर के बराबर है। तो डिस्टेंस निकाल दो। तो आर किसके इक्वल आ गया सर? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला था ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b² का रूट और इस पूरे का मॉड। यही तो फॉर्मूला पड़ा है, तो ये अप्लाई कर दो। तो यहां से आ जाएगा सर r इक्वल्स टू ax1, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू लैम्डा। ठीक, तो 4 × 3, 4 × 3 इज 12 प्लस b × y1, b3, y1 कितना? -2, तो 3 × -2 यानी कि -6 प्लस c यानी कि लैम्डा अपॉन में √a² + b²। तो रूट ओवर कितना आ रहा है सर? रूट ओवर यहां से आ रहा है 3² + 4², a² + b²। तो 4² + 3² 3² + 4², एक ही बात है, इस पूरे का मॉड। तो यानी कि यहां से रेडियस ऑलमोस्ट निकल गया। तो यहां से अगर सॉल्व कर रहा हूं तो रेडियस किसके इक्वल आ रहा है सर? रेडियस ऊपर दिख रहा है 6 + लैम्डा और नीचे अपने पास रूट हट दे 5 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 6 + लैम्डा अपॉन 5, और जब भी मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस आएगा। मॉड हटेगा तो क्या आएगा? प्लस और माइनस आएगा। तो यहां से मुझे मिल गया कि सर रेडियस का मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है, रेडियस का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या जा रहा है? अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से सॉरी, रेडियस नहीं, लैम्डा का वैल्यू। अच्छा, रेडियस की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। रेडियस किसके इक्वल है? 5 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहां पे सीधे रेडियस की जगह 5 पुट कर दे, सॉल्व कर ले तो आ रहा है +-25 इक्वल्स टू 6 + लैम्डा, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू +-25 -6, यही आ रहा है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो।
जब इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ रही है प्लस के साथ ओपन किया तो 25 माइनस 6 यानी कि आ गया 19। दूसरा लैम्डा का वैल्यू आ रहा है माइनस के साथ ओपन करो तो -25 माइनस 6, तो -25 माइनस 6 कितना आ गया सर, यहां से आ गया -31। तो सर ये तो दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की, जबकि लैम्डा तो शायद एक ही आना चाहिए, लाइन तो एक ही है। भाई ध्यान से अगर मैं देखूं सवाल तो लाइन ना एक नहीं है, दो है। कैसे? ऐसे। तो इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट चाहिए, तो एक तो ये टेंजेंट बन रही है, बट एट द सेम टाइम एक टेंजेंट यहां से भी तो बनेगी। ध्यान से देखना, एक टेंजेंट यहां से भी तो बनेगी जो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये तीनों पैरेलल लाइंस है, देख नहीं रही है, मान के चलता हूं पैरेलल है, तो ये तीनों पैरेलल लाइंस है और इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट चाहिए थे सर्कल, तो दो टेंजेंट बनेगी। दो टेंजेंट बनेगी तो लैम्डा की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, दो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी, तो ये फाइंड करें, जिसमें से एक का वैल्यू 19 आ रहा है, एक का वैल्यू -31 आ रहा है। अब 19 और -31 आ गया तो यहां पे बस पुट ही तो करना है, यहां पे एक बार 19 पुट करना है, एक बार -31 पुट करना है, तो आंसर अपने को मिलेगा। जैसे क्या? तो इसका मतलब मेरे को जो इक्वेशन चाहिए थी फाइनली, उसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या आ रहा है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है सर? 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा। तो एक बार तो आ जाएगा +19 इक्वल्स टू 0, और एक बार जो इक्वेशन अपने पास बनेगी वो अपने पास आ जाएगा 4x प्लस 3y, और यहां पर लैम्डा का वैल्यू +19 की जगह -31 इक्वल्स टू 0। और ये दो जो इक्वेशन अपने पास आ रही है, ये दोनों आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन उस टेंजेंट की। तो 4x प्लस 3y प्लस 19 और 4x प्लस 3y -31, चेक कर लो भाई। 4x प्लस 3y प्लस 31 प्लस 19, ध्यान से देखना, 4x प्लस 3y प्लस 19 मिल गया, 4x प्लस 3y प्लस 19 मिल गया भाई। हाँ भाई, तो एक तो आंसर मिल गया। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन भी तो नहीं है कहीं, ध्यान से देखो, कहीं मल्टी करेक्ट अपने पास, तो सेकेंड अपने को दिख रहा है यहां से वापस से 4x प्लस 3y -31, चेक करो मिल रहा है क्या? 4x प्लस 3y -31, इसका मतलब ये मल्टी करेक्ट आंसर है, दोनों आंसर करेक्ट जा रहे हैं। तो इसमें मिस्टेक मत करना, आराम से सवाल देख लेना, समझ लेना क्या किया। मैं एक बार आपके लिए वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं उस क्वेश्चन को। सर हमें ना इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन का इक्वेशन चाहिए, या फिर इस लाइन के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस गिवन सर्कल के लिए टेंजेंट हो। ठीक, तो पहले तो इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन बना दो। सर इस लाइन के पैरेलल लाइंस तो ये बन गई, इसमें तो कोई दिक्कत, लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ, नई नई लाइन मिलती जाएगी विच विल बी पैरेलल टू दिस। बट मुझे कौन सी पैरेलल लाइन चाहिए? मुझे वो पैरेलल लाइन चाहिए जो इसके लिए टेंजेंट हो। अब इसके लिए टेंजेंट के लिए टेंजेंट की कंडीशन लगाओ। टेंजेंट की कंडीशन क्या बोलते हैं कि सर अगर लाइन टेंजेंट है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कंपेयर कर लो, तो डिस्टेंस के लिए सेंटर चाहिए था, निकल गया, रेडियस चाहिए था, निकल गई। जब सेंटर और रेडियस निकल गया तो डिस्टेंस कंपेयर करना था, तो डिस्टेंस कंपेयर कर दिया। जब डिस्टेंस कंपेयर करा लाइन का और इस पॉइंट का, और उसको रेडियस के बराबर पुट कर दिया, अब उसको बस सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए तो लैम्डा की दो डिफरेंट वैल्यूज मिली, एक 19 मिला और एक -31 मिला। मतलब मेरे को पता चल गया 4x प्लस 3y प्लस 19 और 4x प्लस 3y -31 दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो गिवन लाइन के पैरेलल भी है और गिवन सर्कल के लिए टेंजेंट भी है। क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब ये क्लियर है, नोट आपने कर लिया है। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नहीं है, अब अपने पास अगला टॉपिक है, और जो टॉपिक का नाम है वो है नॉर्मल। अब ये नॉर्मल सही टॉपिक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं समझ लेता हूं कि सर नॉर्मल होता क्या है ना, इक्वेशन की बात तो बाद में करेंगे, तो पहले तो ये समझना जरूरी कि नॉर्मल क्या होता है। अब नॉर्मल ना क्या होता है समझना, और इट्स नॉट ओनली फॉर सर्कल। जब भी मैं नॉर्मल की बात करता हूं, चाहे वो कोई भी कर्व है ना, वो कोई भी कर्व हो, जब भी नॉर्मल की बात करता हूं, जैसे मैं कह देता हूं, जैसे एक नॉर्मल कर्व ही लेके चलता हूं, एक काम करता हूं है ना, यहां पे मेरे पास y एक्सिस दे रखा है, यहां पे अपने पास x एक्सिस दे रखा है। अब इस x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कोई एक कर्व मैंने बना रखा है। तो मान लेते हैं कि कर्व जो बन रहा है अपने पास वो कुछ ऐसा बन रहा है ना, ये कोई फंक्शन होगा fx। ठीक, अब टेंजेंट किसको बोलते हैं? सर अगर मैंने कोई पॉइंट पिक करा और इस पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिस पॉइंट को केवल टच करके पास हो रही है ना, एक लाइन ड्रॉ करी जिस पॉइंट को क्या कर रहा है,
टच करके पास हो रहा है। तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन को तो हमने क्या पढ़ा सर, ये लाइन अपने पास आ जाती है टेंजेंट, यही तो हम हमेशा से पढ़ते हैं। तो टेंजेंट का मतलब जो पॉइंट को टच करके चली जाए, कैसी लाइन, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या आता है ये समझना, अगर इस पॉइंट पर जो पॉइंट दे रखा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसी पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही है, अगर उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है पॉइंट P1 P पर, तो ये जो पॉइंट P था, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जो इसको टच करके जा रही है, और इसी टेंजेंट पर पॉइंट P से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, ये परपेंडिकुलर लाइन अपने पास क्या आ जाती है, इसको बोल देते हैं नॉर्मल। इसे बोला जाता है नॉर्मल। क्या ये बात समझ आ गई? किसी भी फंक्शन fx पे किसी पॉइंट को टच कर पास होने वाली लाइन को टेंजेंट बोला, और उस पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो गिवन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एट पॉइंट P। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल कहां पे? नॉर्मल एट पॉइंट P। तो जो पॉइंट P अपने को दे रखा था, उस पॉइंट पर ये नॉर्मल का काम कर गई। क्या ये बात एकदम क्लियर? परफेक्ट। तो ये चाहे सर्कल हो मेरे पास, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, सब में चाहे कोई भी कर्व हो, हमेशा ही होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि सर यहां पर ना एक और बना देता हूं मैं, कुछ भी अपने पास कोई सर्कल है, अभी सर्कल अपने पास बन गया। अब सर्कल बन गया तो सर्कल की क्या स्पेशलिटी आएगी? नॉर्मल के केस में वो समझना क्या स्पेशल केस बनेगा। सर मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है, ठीक। अब ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बना दो। सर टेंजेंट बनाना तो आसान है, टेंजेंट क्या बोलेगा कि इस पॉइंट P को टच करती हुई जाने वाली एक लाइन अपने पास बन रही होगी, ये अपने पास आ गया टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर ये टेंजेंट बन गया, सर्कल के केस में समझना क्या स्पेशल केस बनता है, अगर ये टेंजेंट बन गया तो इस टेंजेंट पर, यानी कि पॉइंट P से पास होने वाली एक लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, पॉइंट P से पास होने वाली लाइन जो पॉइंट P से पास होने वाली लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, इसी को तो नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल क्या हो गया? ये मेरे पास आ गया नॉर्मल। क्या ये बात समझ आ गया? ये आ गया अपने पास नॉर्मल। और ये क्या था? ये था टेंजेंट, ये था टेंजेंट एट P, ये नॉर्मल एट P। बस इतना से होता है। तो नॉर्मल का डेफिनेशन हुआ द परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट at any given point is called normal at that point। बस इतना सा। क्या वो परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ये तो आगे नॉर्मल का डेफिनेशन। अब सर्कल के केस में नॉर्मल ने अलग क्या करा वो समझना, जो स्पेशल केस बनता है। अब ऐसा समझो कि सर नॉर्मल जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और सर्कल में हमने हमेशा ये पढ़ा है कि सर अगर सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं ज्वाइन करूं, सर्कल को सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं ज्वाइन करूं, तो वो हमेशा, ये जो हमेशा बनेगा, ये जो लाइन बनेगा, ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर। तो इसका मतलब क्या जा रहा होगा? सर ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो लाइन है ही नहीं सर, ये तो एक ही लाइन है। सेंटर से जब मैंने इसको ज्वाइन करा तो ये रेडियस का काम करेगा, और ये वाला जो पार्ट बनेगा ओपी, वो रेडियस बनेगा। अगर ओपी रेडियस है तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, और यही लाइन को मैंने एक्सटेंड करा तो आगे बढ़ रहा होगा। इसका मतलब नॉर्मल विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर इन केस ऑफ सर्कल। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? तो यहां मैंने नोट बना के क्या बोला? नोट बना के बोला कि इन सर्कल normal will always passes through the center। ये हमने ध्यान रखना है। ये नॉर्मल के केस में क्या स्पेशल, सर्कल के केस में क्या स्पेशल केस बना? सर सर्कल के केस में स्पेशल केस ये बना कि इन सर्कल नॉर्मल विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस ये ध्यान रखना है। अब अगर सर इस सेंटर से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन में चैलेंज ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को पता चल गया सर पॉइंट P दे रखा है, मतलब क्या गिवन होगा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या गिवन होगा, मुझे सर्कल दे रखा है, तो सर्कल अपने को गिवन है, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। इसके अलावा क्या दे रखा है? अपने को पॉइंट P दे रखा है, जिस पॉइंट से अपने को जो भी पॉइंट दे रखा है x1, y1, जहां से मुझे सर्कल का इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। सर ये जो नॉर्मल मेरे को यहां से बनानी है, वो नॉर्मल तो हमेशा ही सेंटर से पास होगा। ये कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन में कुछ बना ही नहीं,
पॉइंट पॉइंट फॉर्म से बना दो इक्वेशन। पॉइंट आ गया अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -g, -f। भाई जब सर्कल का सेंटर ही दे दिया तो सर्कल का इक्वेशन ही दे दिया, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट तो उसमें छुपे हुए ही हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब पॉइंट P दे दिया तो फिर पॉइंट पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। दूसरा तो केस क्या दे सकता है, हो सकता है इसका स्लोप दे दे। भाई अगर स्लोप मुझे दे दिया, दो ही तो चीजें देगा, या तो अपने को क्या देगा, P देगा, तो P के कोऑर्डिनेट अगर अपने को दे दिए, P के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिए, तो हमने पॉइंट पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अपने को नॉर्मल का स्लोप दे दिया कुछ m और अभी इक्वेशन निकाल दिया। अभी भी तो पॉइंट नॉर्मल पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगा, क्योंकि पॉइंट सेंटर नॉर्मल का स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप से इक्वेशन आ गया। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा सर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल रहा है, वो कहां से मिलेगा, वो मिल जाएगा सर अपने को 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मैं फॉर्म बता रहा हूं, जहां पे एक पॉइंट तो अपने पास आ गया x1, y1 और दूसरा पॉइंट अपने को सेंटर मिल गया -g, -f। तो पॉइंट पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन गया 2 पॉइंट फॉर्म से। अगर स्लोप दे रखा है तो फिर इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किससे मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो ये मिल जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या क्या चाहिए था, पॉइंट दे रखा था, पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट तो मिल गया कौन सा, सेंटर। तो यहां से आ गया -g, -f। और दूसरी चीज क्या चाहिए थी, स्लोप, तो स्लोप अपने को गिवन है। तो ये दोनों चीजें अपने पास आ गई, तो सेंटर का नॉर्मल का इक्वेशन बन गया। क्लियर है पॉइंट। तो नॉर्मल के लिए अलग से हम सर्कल के केस में कोई इक्वेशंस याद नहीं करेंगे, बस हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सर्कल में नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगी, और जब भी सर्कल का इक्वेशन गिवन है मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट उसमें छुपे हैं वो निकाल दिए। अब सेंटर आ गया तो अगर पॉइंट देगा तो पॉइंट पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगा, और स्लोप देगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा, बात खत्म। सवाल देख लेते हैं। अब सवाल बोले सर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल। अब सर्कल दे रखा था, और अगर इस सर्कल दे रखा है अपने से, तो सेंटर और रेडियस तो छुपा हुआ है इसमें, एट द पॉइंट 2,3। अब ये बोल दिया सर 2,3 से मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। सर अभी सवाल में तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा, ये अपने पास सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, तो उसका सेंटर अपने पास होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ सर यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x का कोएफिशिएंट -2, तो उसका नेगेटिव करके हाफ करोगे तो 1 आ जाएगा। y का कोएफिशिएंट -4, नेगेटिव करके हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1,2 सर्कल का सेंटर आ गया। अब 1,2 अगर सर्कल का सेंटर आ गया और 2,3 से रेडियस निकालना है, तो 2,3 से नॉर्मल बताना है, तो नॉर्मल बता दो भाई। तो 2,3 हवा में कहीं और होगा, मान लेता हूं कि यहां पर कहीं पॉइंट है, ये 2,3 होगा, मुझे क्या बताना है, नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, तो नॉर्मल बता दो भाई। तो ये नॉर्मल कुछ ऐसे ही जा रहा होगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा, इसी का इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,3 इज, अब ये पॉइंट पॉइंट फॉर्म से निकाल दो, क्या बन जाता है भाई, पॉइंट पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्या बनता है, y माइनस y1, यही तो इक्वेशन आती है भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, यही बनता है। तो m को रिप्लेस कर देते, तो यहां से आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m, और m कैसे निकलेगा, m निकल जाएगा सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू के अंदर x माइनस x1, बस ये इक्वेशन बनेगी। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहां से अपने पास आ गया क्या, y माइनस y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू अपने पास क्या आ गया सर 2 मान लेते हैं इसको, y1 y2 x1 y1 मान लेते हैं इसको, x2 y2 मान लेते हैं, तो x माइनस 3 y माइनस 3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो यहां से अपने पास आ जाएगा सर 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना कंसीडर किया हमने, 2 कंसीडर किया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू, ऊपर क्या आ रहा है -1, नीचे आ रहा है -1, कैंसिल हो गया, और बच रहा क्या है x माइनस 2। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब एक तरफ ले जाते हैं, तो बच जाएगा x माइनस y, और माइनस 3 उधर गया तो +1 इक्वल्स टू 0, और ये मेरे पास बन रही है इक्वेशन किसका, नॉर्मल का, x माइनस y +1। देखो भाई x माइनस y +1 है, दिख गया, खत्म हो गया।
तो नॉर्मल का इक्वेशन सर्कल के केस में बेहद इजी जाता है, बेहद आसान जाता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहां से पॉइंट दे रखा था, सेंटर हमने फाइंड कर लिया और पॉइंट फॉर्म से या 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल दिया और ये अपने पास आंसर मार्क कर दिया और अगले सवाल पे बढ़ गए। एक सवाल और सेम वही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। ये जो सर्कल अपने को दे रखा है एट पॉइंट 5,6। तो अगेन अगर पॉइंट मुझे गिवन है, पॉइंट अपने को गिवन है 5,6, तो ये अपने पास x1 y1 आ गए। अब दूसरा क्या चाहिए होता है, सेंटर चाहिए होता है, ताकि अपने पास x2 y2 आए। तो सेंटर निकाल दो, तो सेंटर निकालेंगे तो यहां से सेंटर क्या निकल रहा है, -5 के नेगेटिव का हाफ कितना आ जाएगा 5/2 कॉमा, अब x का यहां से y का कोफिशिएंट 2 के नेगेटिव का हाफ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ OP, यही तो बनेगा। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल इज, अब निकाल दो, तो रिक्वायर्ड नॉर्मल का इक्वेशन क्या निकलेगा, ये आ जाएगा अपने पास y माइनस y1 का वैल्यू 6 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो -1 -6 अपॉन x2 माइनस x1, 5/2 -5, ठीक, इनटू में x माइनस x1, तो x1 कितना आ गया 5 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। तो सॉल्व करने पर क्या बन रहा है सर, सॉल्व करने पर यहां से जा रहा है y-6, वापस से y-6 इक्वल्स, ऊपर तो आ गया -7 और नीचे 5/2 -5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा -5/2। तो यहां से था ऊपर तो आ गया -7, नीचे -5 और 2 को ऊपर ले जाते हैं और इधर से क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है x -5, बस सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर ट्रांसपोज कर दो तो आ जाएगा 5y -5 इंटू 6 विच इज 30 इक्वल्स टू यहां से 14, तो 14 इंटू x तो 14x और -14 इंटू 5 इज 70, यही आ रहा है। तो सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रहा है, सब इधर ले आएंगे तो आ रहा है 14 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ y और 30 इधर आ जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा -40 इक्वल्स टू 0। और ये मेरे पास इक्वेशन मैच करें ऑप्शन में, तो 14x माइनस 5y माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ये थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। और ये अपने पास जो आ गया, ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे। क्या ये पॉइंट क्लियर? तो नॉर्मल जो है वो बहुत बेसिक टॉपिक है, सर्कल के केस में खासकर। वैसे नॉर्मल और टेंजेंट से काफी सवाल बनते हैं, सर्कल के केस में नॉर्मल काफी इजी चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने आज के जो लेक्चर में पढ़ा वो हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट कब, जब स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, पैरामीट्रिक में या कार्टेशियन में। नॉर्मल कब, जब पॉइंट दे रखा हो या स्लोप दे रखा हो। तो ये दोनों चीजें आज के लेक्चर में कंप्लीट करा। तो आज के लेक्चर को अब एंड करते हैं, रैप अप करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।